वॉरेन बफेट दुनिया के 7वें सबसे रिचेस्ट इंसान है। बर्कशायर हैथवे जिसके चेयरमैन का एक शेयर 4.5 करोड़ का है। दुनिया के सबसे महंगे शेयर इनकी कंपनी के हैं। इंडिया में सबसे महंगा शेयर इंडिया में एमआरएफ का है। 1 लाख का एक शेयर है। वॉरेन बफेट की कंपनी का एक शेयर एमआरएफ से भी 400-500 गुना ज्यादा महंगा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इतना अमीर होते हुए भी वॉरेन बफेट आज भी अपने पुराने मकान जो कि शायद 1958 का बना हुआ है उस मकान में रहते हैं। कंजूस है क्या? चलो घर पुराना है, गाड़ी तो नहीं होगी इनकी, फरारी होगी, लैम्बो होगी, रॉयल्स रॉयस, बेंटले, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां तो होंगी, सब लेटेस्ट गाड़ियां होंगी। इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ एक कार है जो कि 9 साल पुरानी है, 2014 मॉडल कैडिलैक XTS, और जब ली थी तो उसकी कीमत थी सिर्फ 25 लाख रुपए। क्यों? अमीर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, घर भी पुराना, कार पुरानी, रहन सहन सादा सा। और सिर्फ वॉरेन बफेट नहीं, दुनिया के बेशुमार लोग हैं जो दिखावे की जगह पे सिंपल रहना पसंद करते हैं। बिल गेट्स हो सकता है, या मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, दुनिया के 16वें सबसे अमीर इंसान है मार्क ज़करबर्ग। उनके पास 4 कारें हैं। चारों कारों की कीमत 10 लाख से 25 लाख के बीच में है। मार्क ज़करबर्ग को आप हमेशा ग्रे रंग की टी शर्ट में देखोगे। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है मिडिल क्लास की थिंकिंग में और रिच क्लास थिंकिंग में? ज्यादातर पाया गया है कि मिडिल क्लास पैसा कमाते ही सबसे पहले अपनी कारें खरीदता है, शादी में पैसा खर्चता है, और वो सब कुछ करता है जिससे उसकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं। उसको लगता है कि सारी जिंदगी क्या काम ही काम करना है, कुछ तो अपने पर पैसा खर्चूं। वॉरेन बफेट भी चाहते तो घर गाड़ियां खरीद सकते थे, बिल गेट्स घर गाड़ियां खरीद सकते थे, खरीदी मगर सस्ती और अपने औकात से बहुत कम। ये भी ऐश आराम की चीजों से घर भर सकते थे, नहीं भरा। इन्होंने इनकम लाने वाली एसेट्स खरीदी, स्टॉक में पैसा लगाया। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं वॉरेन बफेट, तो बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा कमाया और कमाए हुए पैसे को ही इन्वेस्ट किया। और अगर आपको लगता है वॉरेन बफेट पुराने इंसान होंगे, शायद पैसा खर्चना नहीं चाहते होंगे, तो आपको बता दूं वॉरेन बफेट दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले 10 लोगों में से एक हैं। तो अगर दिमाग की सारी शंकाएं हट गई हो, दिमाग की बत्ती जल गई हो, तो आगे चले और सीखे रिच क्लास माइंडसेट को। आपने सुना होगा कि आज तक जितने भी लोगों की लॉटरियां लगी हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, वो सब लोग जिनको पैसा कमाना नहीं आता था, गरीब थे, उनमें से 95% कुछ ही सालों में फिर दोबारा से कंगाल हो गए। एवलिन एडम्स की बात करिए, 1985-86 में ये 2 बार इनको लॉटरी लगी, और दोनों बार क्या आप जानते हैं $5.4 मिलियन, करीब 40 करोड़ रुपए की 2 सालों में इनकी लॉटरी निकली। और क्योंकि इनको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी नहीं आती थी, आज इनका हाल क्या है? ये एक ट्रेलर के अंदर रहती हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बनाना आता नहीं। जितना भी पैसा मिला लॉटरी से सब का सब उड़ गया और रहना पड़ रहा है एक ट्रेलर के अंदर। विलियम पोस्ट को ले लीजिए, विलियम पोस्ट की लॉटरी लगी 1988 के अंदर $16.2 मिलियन की, जो कि करीब 100 करोड़ से ऊपर की होती है। 100 करोड़ की लगी तो कम से कम इनके पास 200 करोड़ होने चाहिए थे अब तक। क्या आप जानते हो कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर $16.2 मिलियन से ये पहुंच गए 1 मिलियन डेट के अंदर, यानी कि 7-8 करोड़ का इनके ऊपर उधार चढ़ गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी नहीं आती, पैसे से पैसा बनाना नहीं आता। और शॉक होने के लिए तैयार हो जाओ, माइकल कैरल, इस समय आपको दिख रहा होगा गार्बेज उठा रहे हैं। ये इस समय गार्बेज ही उठाते हैं यूके के अंदर। और कुछ साल पहले इनकी लॉटरी लगी थी नेशनल लॉटरी के अंदर 9.7 मिलियन पाउंड्स की, जो कि करीब हुए 80-90 करोड़ रुपए की। उससे पहले क्या करते थे माइकल कैरल? उससे पहले भी गार्बेज उठाते थे। 80-90 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, सारा का सारा पैसा याशी में उड़ा दिया, मैनेज करना आता नहीं था पैसे को, और वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। बल्कि वहां नहीं पहुंचे, बल्कि इनके ऊपर इस समय भी 3-4-5 करोड़ रुपए का उधार चढ़ा हुआ है। ये देखिए माइकल कैरल, 9,700,000 पाउंड्स, यानी कि 80-90 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी, कहां पहुंच गए? वहीं के वहीं। और ये फैक्ट है, ये सारे के सारे फैक्ट है, कोई हैरानी नहीं है। अगर आपको भी मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो 95% चांस है कि अगर आपकी भी लॉटरी लगती है और आप भी कुछ सालों वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। मनी को मैनेज करना एक कला है, एक आर्ट है जो हर इंसान नहीं कर सकता है। इस आर्ट को लोग या तो धक्के खुद खा खा कर सालों में कहीं जाके सीखते हैं, या फिर धक्के खाए हुए लोगों से, सुलझे हुए लोगों से सीखते हैं। तो रूल नंबर 2 है, सीखो, खुद से सीखो, औरों से सीखो, बुक को पढ़ो, एजुकेशन लो, और अपने आप को इस मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकालो। एक बहुत बड़ा फर्क समझते हैं मिडिल क्लास और रिच क्लास माइंडसेट में, वो है कैलकुलेट रिस्क को लेना और ना लेना। समझिए, मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। मिडिल क्लास माइंडसेट कोई रिस्क नहीं लेता। जॉब में सेफ्टी, वो जॉब करना पसंद करता है। बिजनेस रिस्क है, वो रिस्क नहीं लेता। वॉरेन बफेट को फिर दोबारा से लेते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू डूइंग।
आप क्या कर रहे हो, जीत मिलेगी या हार मिलेगी, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ नहीं पता। और अगर नहीं पता उसी को रिस्क लेना कहते हैं। यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हम लोग एलॉन मस्क का एग्जांपल लेते हैं। एलॉन मस्क ने 2004 और 2008 के बीच में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी टेस्ला में और स्पेस एक्स में, और बहुत बड़ा रिस्क लिया रिस्क। और आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एलॉन मस्क। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री उठा लीजिए, उसने रिस्क जरूर लिया होगा। रतन टाटा को तो आप जानते हैं ना। 1998 में टाटा ग्रुप स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ 6 साल पहले रतन टाटा जी को पूरे टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी दी थी जे.आर.डी. टाटा ने। 1992 में 6 साल हो चुके थे। टाटा ग्रुप बुरे हाल से गुजर रहा था। रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने के लिए पहुंच गए फोर्ड के पास यूएसए में, और फोर्ड ने बेइज्जती करके रतन टाटा जी को ऑफिस से निकाला था। रतन जी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिए और उसी टाटा मोटर्स को बेचा नहीं, उसी के ऊपर काम किया, और सिर्फ 10 सालों में यानी कि 2008 में फोर्ड के पास दोबारा पहुंचे, और अब की बार वर्ल्ड फेमस उनकी कारें जैगुआर और साथ में लैंड रोवर खरीद डाली। सबने रतन टाटा की बुराइयां की, बहुत बड़ा रिस्क लिया था रतन जी ने, लेकिन रतन जी ने किसी की नहीं सुनी। और 2019 में उन्हीं दोनों कारों को 3 अवार्ड मिले, जैगुआर को और लैंड रोवर को 3 अवार्ड मिले। रिस्क लेना और रिस्क न लेना, यही एक बहुत बड़ा फर्क है मिडिल क्लास में और रिच क्लास मेंटेलिटी में। अगर आप अभी भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं आपको बैजूस रविंद्रन का एग्जांपल देता हूं। रविंद्रन बैजूस के फाउंडर हैं। आज बैजूस ऐप न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में टॉप की एजुटेक कंपनीज में से एक है। मगर यह इतना ऊपर ना होता अगर बैजूस रविंद्रन ने 2004 में अपनी लगी लगाई नौकरी को छोड़ा ना होता और यह रिस्क ना लिया होता। यह कैलकुलेट रिस्क लेना ही है जो हमें रिच बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर आप इस बात से अभी तक इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको किशोर बियानी जी का। किशोर बियानी है फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर, रिटेल मार्केट के एक्सपर्ट। मैं किशोर बियानी जी को जानता हूं 1989 से। किशोर गारमेंट मैन्युफैक्चर थे तब 1989 में, मुंबई से थे। मैं भी गारमेंट मैन्युफैक्चर था दिल्ली से। CMAI क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने होटल सूरज हॉस्पिटल दिल्ली में गारमेंट फेयर लगाया। इंडिया के सब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स और फैशन डिजाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया। मेरा वो पहला साल था। किशोर बियानी जी का ब्रांड पेंटालून कमरे में, मेरे कमरे के एकदम बाजू में था, मेरे ही फ्लोर पर था, मेरे साथ में थे। उस समय तक किशोर बियानी का पेंटालून सिर्फ एक ब्रांड था, ना कोई फीचर ग्रुप था, ना कोई बिग बाजार था, ना पेंटालून के कोई भी शोरूम खुले थे। तब तक पेंटालून सिर्फ एक ब्रांड था। और 2001 में 10-12 साल के बाद ही किशोर बियानी ने न सिर्फ रिस्क उठाया, बिग बाजार खोला, और 2012 तक इंडिया की रिटेल मार्केट को इतना हरा दिया, इतने बड़े बड़े शोरूम खोले रिटेल के 100 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में। रिस्क उठाया और उठाते चले गए कि 2013 में फ्यूचर ग्रुप को लॉन्च किया, जिसके अभी तक सीईओ किशोर बियानी ही हैं। आज फ्यूचर ग्रुप की वैल्यूएशन करीब 12,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। किशोर बियानी ने अपने हर इंटरव्यू में एक ही बात कही है, आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग न्यू थिंग्स। नया सीखना, नया करना, पुराने को अनलर्न करना। नया 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 क्या है? कहते हैं मैं अगर मिडिल क्लास से ऊपर उठ पाया हूं तो इसका कारण नया करना है, बड़े बड़े स्टेप्स लेना है। अगर मैं छोटे स्टेप्स लेता, नया न करता तो सिर्फ एक छोटा सा गारमेंट मैन्युफैक्चर ही बना रह जाता। मैंने रिस्क लिया, बड़ा सोचा। बिग बाजार को इन्होंने 2001 में लॉन्च किया, फ्यूचर ग्रुप को 2013 में लॉन्च किया। हम मुझसे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेते जाइए। कितने चाहिए आपको? रिस्क लेना और रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा फर्क है मिडिल क्लास मेंटालिटी में और रिच क्लास मेंटालिटी में। चलते चलते आपको एक एग्जांपल और देता हूं धीरू भाई अंबानी का। ये तो आप जानते होंगे कि धीरू भाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था 1964 के अंदर। थोड़े बहुत पैसों से स्टार्ट किया था। धीरू भाई पॉलिसी ज्ञान बनाते थे, पॉलिसी के कपड़े बनाते थे विमल के नाम से। मैंने खुद विमल के फैब्रिक खरीदे हैं। स्कूल कॉलेज टाइम 1980-84 के बीच की बात है। लेकिन धीरू भाई सिर्फ टेक्सटाइल में ही रह जाते, ज्ञान बनाते ही रह जाते अगर रिस्क ना उठाते। धीरू भाई ने कैलकुलेट रिस्क उठाए और सोच लिया कि मुझे पेट्रोकेमिकल में आना है, मुझे रिफाइनिंग में जाना है, मुझे रिटेल स्टार्ट करना है, मुझे टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, सोच समझ के लिया, और आज वर्ल्ड के सबसे अमीर घरानों में से एक इनका परिवार है। आप मुझसे जितने भी एग्जाम्पल चाहिए लेते जाइए, और ढेर सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको कैलकुलेटेड रिस्क के, जिसमें एक आम आदमी ने अपने आप को खास आदमी बनाया। कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यह था मिडिल क्लास माइंडसेट का पहला पार्ट। अगर आगे के पार्ट चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, ऑफ बी सिंह, गुड नाइट।